वेलकम टू बोथ ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज डेली करंट अफेयर में हम बात करेंगे क्योंकि आज 4 मार्च 2023 है और आज की जो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम बात करेंगे। वो लिया गया आपका असम ट्रिब्यून से, इंडियन एक्सप्रेस से और द हिंदू से लिया गया है और ये आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आपको थोड़ी फोकस रहने की ज़रूरत है। तो देखिए, चलते हैं आज की सबसे प्रमुख नज़र पर। न्यूज़ पर हम ध्यान देते हैं कि क्या है आज की सबसे प्रमुख। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव हो रहा है, होने वाला है, इलेक्शन कमीशन साथ में, तो इसके अपॉइंटमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चली है। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है कि हाउ आर द चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट एंड व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू चेंज। सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर ऑर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, उसकी कैसे चुनाव होनी चाहिए। सारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारे संविधान में इसका क्या प्रावधान है, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा और डेफिनेटली इससे हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर अन्य जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, सभी में पूछा जा सकता है। तो ये अक्सर आपके जीएस सेकंड में ये प्रश्न के तौर पर बनता है, आपका इंडियन पॉलिटी के तौर पर कह सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके असम ट्रिब्यून से लिया गया है। असम ट्रिब्यून से आपको मैडम्स के बारे में कहा गया कि असम का जो मैडम्स है, एक क्लियर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि यूनेस्को टैग मिलना चाहिए। हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री साहब जो है, जिनका नाम है हिमंता शर्मा ने ये कहा है कि हमारे यहाँ का जो सबसे बेस्ट धरोहर के तौर पर जो मैडम्स का जो टीला है ना, तो उसको यूनेस्को में लाने की बात कर रहे हैं कि भाई उनको चाहिए कि भी यूनेस्को में उनको दर्जा मिलना चाहिए, जैसे कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क को मिला है, वैसे इन्हें भी असम के मैडम्स के बारे को मिलना चाहिए। हम पढ़ेंगे क्या है मैडम्स और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा सबसे प्रमुख है आपका यूएई। यूएई जो है दुनिया का सबसे पहला फ्री जोन बनाने जा रहा है, डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स कंपनी तैयार करने जा रहा है। तो हो सकता है फैक्चुअल डेटा के तौर पर यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो आज का न्यूज ये भी आपका द हिंदू में। उसी प्रकार से फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका एशिया का लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग अप टू श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से। एशिया का सबसे लंबी दूरी तय की जाने वाली जो साइकिल श्रीनगर से शुरुआत हो गई और कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होगी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और लास्ट जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, मॉडल क्वेश्चन जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के बेस के आधार पर बनाए गए हैं। साथ में कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो मैं आपके लिए हम लोग छोड़ेंगे कि आप इसका उत्तर दें। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला बात है कि इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया है और कहा गया कि हाउ आर चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू चेंज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिसेंटली में जो चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर और इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव है ना, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे कि दरअसल प्रेसिडेंट ही चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनता है, लेकिन पहले जो था कि प्रेसिडेंट है आपके कौन कमिटी के जो सदस्य हैं, आप कह सकते हैं यहां पर एक कमिटी बैठानी चाहिए। पहले तो है कि प्रेसिडेंट साहब प्रधानमंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्रधानमंत्री हैं, उन सभी के राय सलाह के आधार पर चुन दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि एक कमिटी बननी चाहिए, है ना। कमिटी के एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन को चुना जाना चाहिए। और कमिटी में कौन कौन होंगे? कमिटी में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा के, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा उस कमिटी में हो। तो चीफ जस्टिस इंडिया हो गए आपके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए लोकसभा के जो हैं, और तीसरा जो इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट, आपका जो व्यक्ति तीसरा जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा और चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाए, इस पर चर्चा होगी और तब फाइनल डिसाइड प्रेसिडेंट साहब जो हमारी एडवाइस के बेस के आधार पर वो चुने कि चीफ इलेक्शन कमीशन किन्हें बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने चेंजेस करने की बात कही गई।
अब बात आप सबको थोड़ा समझने की जरूरत है कि चीफ इलेक्शन कमीशन है क्या। दरअसल चीफ इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है भारत के संविधान के अंदर में, जिसका मेन काम यह है कि भारत में फेयर इलेक्शन करवाना। क्योंकि भाई फ्री फेयर इलेक्शन तो जरूरी है, लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा या लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए फ्री फेयर इलेक्शन की जरूरत है ही, है ना। तो भारत में एक तरीके से फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए ये आपके चीफ इलेक्शन कमीशन का आयोजन ये चुना जाता है। अब इसके अंदर में ये कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन ये जो कमीशन है आपका, उनको पावर दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, सुप्रीडेंट करे, कंट्रोल करे इलेक्शन, जैसे पार्लियामेंट को चुनाव हुआ, राज्य के लेजिस्लेचर का चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये सारा चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वो इसीलिए उनका डायरेक्शन, सुप्रीडेंडेंस, आपका कंट्रोल, ये सब जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। अब बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होते हैं कॉम्पोजिशंस के तौर पर। कॉम्पोजिशंस की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं, मतलब 3 सदस्य होते हैं। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई इलेक्शन कब और कैसे होना चाहिए, स्केड्यूल क्या होना चाहिए इलेक्शन का, ये सारी बात पर ध्यान देते हैं। अब चलिए अब थोड़ी सी समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर क्या है, क्योंकि भाई इतना बड़ा लोकतंत्र को बनाने रखने के लिए पावर तो चाहिए। तो पावर इनका ये है, सबसे पहला बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर की बात करें तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करने का काम होता है कि पूरी भारत में कितने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, है ना, वो डिसाइड करेगा। दूसरा ये है कि भाई कब जो है आपकी वोटिंग करवानी है, मतलब कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्टोरल्स रोल हुआ या एलिजिबल्स वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए, है ना। ये सारा डिसीजन किसके हाथ में होता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के हाथ में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपको नोटिफिकेशन जारी करता है, डेट डिसाइड करता है, नॉमिनेशंस पेपर को स्क्रूटनी करने का काम करता है, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हाथ में होता है। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं के लिए जो इलेक्शन सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस का हुआ पंजा हुआ आपका, उसी प्रकार से बीजेपी का कमल हुआ, या कह सकते हैं कि जो अन्य जितने भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी हैं, या कह सकते हैं राज्य के स्तर पर, तो उन सभी के लिए सिंबल, उनके चिन्ह निर्धारित करना किनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। साथ में कमीशन एडवाइजरी जुरिडिक्शंस इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन में कभी भी ऐसा सदस्य है जो डिस्क्वालीफाई होना है तो आप उस पे सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर इस बात को राय सलाह करती है कि, या प्रेसिडेंट साहब राय सलाह करते हैं कि भाई ये इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ साथ में इलेक्शंस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये जारी करने का काम भी है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि पॉलिटिकल पार्टी को कैसे डिसिप्लिन बनानी है, कैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस आपको देश के अंदर में संचालित करनी है, इसके लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये तैयार करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तैयार करता है। तो ये सारे प्रमुख चीजें हैं जो आपको फ्री फेयर इलेक्शंस बनाता है आपका। अब आपके पास सवाल है कि भाई हाउ आर द चीफ इलेक्शन कमीशन, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन करंटली अपॉइंटेड, कैसे करंटली। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कमेटी एडवाइस देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई उनको कैसे चुनाव करनी है, लेकिन अभी जो करंटली में जो भारत सरकार या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उस पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल जो है आर्टिकल 324 के 2 में यह बात कही गई है कि प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंट करने का काम किनके पास है, प्रेसिडेंट का है। अब प्रेसिडेंट तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं चुन देंगे, प्रेसिडेंट किसी न किसी से सलाह लेंगे। तो प्रेसिडेंट महोदय जो है प्रधानमंत्री, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड प्रधानमंत्री हैं, उनसे राय सलाह लेते हैं, और राय सलाह लेने के बाद जो है उनके एडवाइस के आधार पर जो है प्रेसिडेंट साहब चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात जो है ये उनके क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई मुद्दे पर बात नहीं की है कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अगर आप बनना चाहते हैं या कोई व्यक्ति बनता है तो उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है कि भाई हाई कोर्ट में इतना प्रैक्टिस चाहिए, 5 वर्षों का या 10 वर्षों की एज एडवोकेट के तौर पर काम होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज हो, या इस तरीके के बहुत सारे जो आपके प्रावधान क्वालिफिकेशन है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के लिए ऐसे कोई क्वालिफिकेशन, कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है अपॉइंटमेंट के ऑफिस के लिए ऐसा हमारे संविधान में प्रावधानित नहीं किया है। हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। रही बात सर्विस और उसके टेन्योर की बात रहा जाए तो कमिश्नर्स के लिए प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करते हैं कि कितने साल के लिए इनकी
टेन्योर होनी चाहिए, ये हमारे देश के राष्ट्रपति साहब डिसाइड करते हैं। साथ साथ में ऐसे कहा गया कि टेन्योर के बेस के आधार पर कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा उनकी एज 65 साल होनी चाहिए और एक बार ये 6 सालों के लिए चयनित होंगे। मान लिया कि अभी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब चुन लिए गए तो 6 वर्षों तक के लिए चुने जाएंगे और उनकी उम्र जो मैक्सिमम सीमा होगी 65 साल के लिए होगी, या उससे पहले भी वो अपनी सत्ता, अपनी जो पद है उसको छोड़ सकते हैं, है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अदर इलेक्शन कमीशन साथ में होते हैं, उनका भी पावर सेम होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट सेम होती है, सैलरी सेम होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज की सैलरी होती है उन्हीं की सैलरी भी होती है। अब मान लिया कि कभी कभी क्या होता है कि 3 सदस्य हैं और किसी मुद्दों पर लेकर अटक गए, तो कहा जाता है कि हालांकि डिसीजन के क्षेत्र में ये तीनों सदस्य के पावर जो है सेम है, तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा इस मैटर में। मान लिया कोई कन्फ्लिक्शन होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य सदस्यों के बीच में, तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा। वीटो पावर ऐसा नहीं होता है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि भाई कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होनी चाहिए। मैटर डिसाइडेड बाय द कमीशंस ऑफ बाय मेजॉरिटी के बेस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो ये चीजें हैं आपका। अब सवाल यहां पर एक चीज और भी आता है कि कैन चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन बी रिमूव्ड, क्या उसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे? आर्टिकल 324 इस बात को कहता है कि संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है कि कभी भी मान लिया कि उसकी इंडिपेंडेंट या फिर कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन के संबंधी जो इम्पार्शियली फंक्शन अगर करता है, कोई अगर बात किया फ्री फेयर इलेक्शन अगर नहीं करता है, ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनको रिमूव किया जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेनर भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब इनको रिमूव कर सकते हैं। ही कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट टू सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज और सेम ग्राउंड। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस ग्राउंड से इंपीच करते हैं या रिमूवल करते हैं, वही सेम प्रोसेस आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के दौरान में आपको देखने। सो एक्सेप्ट सेम मैनर ऑफ द उस चीजों में देखने। एनी अदर इलेक्शन कमीशन या रीजनल कमिश्नर भी कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये चीजें नहीं कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये कहा कि व्हाट डज अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और आपका इलेक्शन कमीशन ये चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करे, लेकिन कमिटी के बेस के आधार पर किया जाए। और कमिटी क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और चीफ आपके जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस बेस के आधार पर इनको चुना जाएगा। तो ये था आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन से। यूपीएससी ने भी कई बार प्रश्न पूछा है, साथ साथ में आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा सबसे प्रमुख है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका असम जो मैडम्स क्लियर टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनेस्को के लिए। सो हिमंता जो है शर्मा है, वो कहते हैं कि भाई भारत में इंडिया जो सोल नॉमिनेशन रिकॉग्नाइजेशन है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट्स में दिस ईयर, तो ये कह रहे हैं कि जो मैडम्स और उसके बरियल्स माउंट्स है ना, अहोम रॉयल्टी वाले जो हैं, अहोम रॉयल्टी वाले असम के, तो उनको कह रहे हैं कि भाई उनको क्या होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाने की बात कर रहे हैं। तो समझिए कि ये है क्या, है ना। तो मैडम्स के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें यह कहा गया है कि 13 to 19 सेंचुरी के आसपास की कहानी है कि ये जो मैडम्स जो हुआ करती हैं वो बरियल जो अहोम ताई कम्युनिटी के लोग हुआ करते, ताई अहम कम्युनिटी, वहां के जो असम के राजा महाराजा उस वक्त के थे, तो उनको पहले दफनाया जाता था। तो मैदाम जो है वो दफनाया जाता था। एक्चुअली अहोम राजवंश से ये लोग संबंध रखते थे, उनकी फैमिली की परंपरा हुआ करती थी कि उनको दफनाया जाता, और ऐसे करते करते एक तरीके से कह सकते एक मोन्यूमेंट्स के तौर पर वो चीजें बन गई है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया जाए, क्योंकि वो भव्यता को देखकर, है ना। तो इस बात को लिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री साहब की भाई इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाए, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है इसका। क्योंकि जब राजा कोई देहांत कर, जो प्रमुख राजा की मृत्यु होती थी, तो उस वक्त जो है उनकी पत्नी, फेवरेट पत्नी, साथ साथ में बहुत सारे अटेंडेंट होता है थे, या फिर उनके पालतू जानवर, बहुत सारी संपत्ति, वैल्यूएबल चीज है, राजा के साथ उनको दफना दिया जाता था, जिसको मैदाम्स भी कहते हैं, मैदाम्स भी कहते हैं, है ना। तो ये मैदाम्स जो है एक तरीके से मॉर्टल्स रिमेन्स के तौर पर बन गया है आपका। लेकिन आफ्टर 18वीं शताब्दी के बाद
18वीं शताब्दी की जब समाप्ति के बाद कह सकते हैं कि यही अहोम रोलर में परंपराएं बदल गई और हिंदू जो रीति रिवाज के तौर तरीके के आधार पर लोगों ने दफनाने के स्थान पर दाह संस्कार करना शुरू किया और परिणामतः जो है आपको वो आज भी जो मैदान्स वाली जो मॉन्यूमेंट्स या कह सकते हैं कि जो टीला है या पिरामिड है, आज भी असम एक सुंदर भव्यता को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए असम सरकार खास करके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया जाए। तो बड़ा प्रमुख है, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर बन सकता है ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका यूएई से। यूएई जो है दुनिया का पहला फ्री जोन फॉर डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स कंपनी बनाने जा रही है। अब दरअसल ये क्या है कि भाई आजकल ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता ही है। तो वहीं पर जो है रास अल खैमा गवर्नमेंट सरकार जो है ये 7 इमिरेट में, इससे यूनाइटेड अरब इमिरात के अंदर में 7 ऐसे प्रमुख प्लान करने जा रही है, स्थापना करने का प्लान करने जा रही है, जिसका नाम है आरेक डिजिटल एसेट्स होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये ब्लॉकचेन लाइफ 2023 के कॉन्फ्रेंस के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा और ये दुनिया का पहला ऐसा फ्री जोन डेडिकेटेड डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स कंपनी होगी जहां पर लोग तरह तरह के काम करेंगे आपका। साथ साथ में इन्होंने कहा कि इस फ्री जोन में बहुत तरीके एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इनोवेशंस हुआ, वर्चुअल एसेट सेक्टर हुआ, ब्लॉकचेन के बेस के आधार पर काम कर रहा है। जैसे कि मान लिया कि हालांकि इसमें अभी इस पर बात चर्चा नहीं है कि भाई करेंसी जैसे भी व्यापार होंगे वहां पर, ऐसा नहीं है। कोई भी आईटी टाइप की कंपनी जो है इसमें फ्री जोन में अब लाया जा सकता है ना। ऑनलाइन वर्चुअली वर्क करेगा सारा चीज, मतलब वर्चुअल तैयार करेगी एक तरीके से आप कह सकते हैं। आप सबको पता ही है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है और उसकी करेंसी धीरम है आपका, है ना। तो ये प्रश्न पूछ दे कि भाई वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री जोन डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स कंपनी किस देश में है, तो यूएई के अंदर में होगा, ये कंपनी होगा आपका। नेक्स्ट जो प्रमुख आपके न्यूज है, एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग। अभी जैसे कि हमने कहा कि एशिया का सबसे लंबी जो है साइकिल रेस की शुरुआत होने जा रही है आपका, खास करके श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होगा, आपकी बाक्सी स्टेडियम से, और ये जाकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु की कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त होगा। ये करीब करीब बहुत सारी नेशनल हाईवे 44 से ये दूरी तय करते हुए करीब 3651 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और ऐसे 12 मेजर राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें से 3 सबसे प्रमुख मेट्रोपॉलिटन सिटी भी होंगे और करीब करीब 20 मेजर ऐसे होकर आपको गुजरने वाला है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इस बात के लिए स्टैचू है कि एशिया का अल्ट्रा साइकिल चैंपियनशिप होगा, जो वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिल एसोसिएशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, हम लोग असम पब्लिक सर्विस कमीशन के बेस के आधार पर एक तरीके से एमसीक्यू लेकर हम आप सामने हैं। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम स्टेट ऑफ द 35 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। सो 2022 जो है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है उसका थीम क्या है, किस बेस के आधार पर है, तो राइट इसका आपका हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसमें राइट आंसर आपका बी है, इस आंसर में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से कहता है कि विच स्टेट रिसेंटली आपका कॉमेमोरेटेड 200 ईयर ऑफ द स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो कौन ऐसा राज्य है जो 100 साल अपना पूरा करता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, तो इसमें आप कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका हमारा सबसे प्रमुख राज्य आपका असम होता है। तो असम, ये प्रश्न आपका वीवीआई हो सकता है कि असम के तौर पर, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, आप सभी को पता होगा डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं आपका। तो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, लैंड रिफॉर्म की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, या पंचायती राज की बात करता है। तो सही उत्तर है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आंसर करें, है ना। तो इससे पता होना चाहिए कि भाई आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द विच कंट्री टू इंट्रीम वाटर ऑफ द कुशीनगर रिवर। कुशीनगर जो परियोजना है किस देश के साथ भारत का समझौता है? आपके विकल्प में है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और लाओस। आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर में इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो ये था आज का सबसे प्रमुख न्यूज जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर जानकारियां मिलता रहे कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य एग्जाम की तैयारी आपकी बेहतर होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।